थप्पड़ खाएगी। थप्पड़ खाएगी क्या? समझ में नहीं आता कि एक बार बोला कि पोछा ठीक से लगा, जमीन में शक्ल दिख सके वैसा। माँ जी, मैं तो ठीक से ही सफाई कर रही हूँ। अब जमीन की कालूस निकल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? मुझसे जबान लगाने की हिम्मत तो मेरे बेटों में नहीं है। थप्पड़ खाएगी तो मुझसे बहस करेगी तो। काम वाली मुंह बंद करके चुप होकर काम में लग जाती है। उर्मिला जब देखो सब पर रोब जमाती रहती। उर्मिला ने अपने तकिया कलाम से सबको परेशान करके रखा था, लेकिन उर्मिला का लोगों में इतना खौफ होता है कि कोई उससे कुछ नहीं कहता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज एकता तैयार होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती है। ये देखकर उर्मिला अपनी बहू से कहती है, ये तू क्या गेट पर दिखी जा रही है? हाँ, कभी गेट पर तो कभी मोबाइल पर। मम्मी जी, वो मैं उमेश का इंतजार कर रही हूँ। हम लोग मूवी जाने वाले हैं ना। उतने में ही उमेश वहां आता है तो उर्मिला कहती है, थप्पड़ खाएगा तू? मेरी बहू को इतनी देर से इंतजार करवा रहा है। जब टाइम दिए हो तो वक्त पर घर भी आओ। थप्पड़ खा खा कर तो बड़ा हुआ मैं, तुम मार ही लो माँ। उर्मिला हंसने लगती है और दोनों मूवी चले जाते हैं। इधर शाम को उर्मिला की एक पड़ोसन सुषमा उससे मिलने उसके घर आती है। सुषमा को देखते ही उर्मिला कहती है, आज मेरी याद आई तुझे। क्यों आई तू आज? है? थप्पड़ खाएगी क्या? जैसी आई है वैसे ही चली जा। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले तो मैं तुझसे मिलने आ गई। कब तक तुम मुझसे मुंह फुला कर रखेगी? थप्पड़ खाएगी क्या तू? है? मेरी पक्की सहेली बोलती है ना खुद को, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आई? अरे अब आ गई हूँ ना, अब तो मान जा। सुषमा और उर्मिला गले मिलती है और साथ में चाय पकोड़े खाती हैं। फिर उर्मिला कहती है, अरे सुषमा, मैं ना विक्की की शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन विक्की के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही। तू ही कोई लड़की मेरे विक्की के लिए देख कर बता ना। तू सुन रही है क्या मेरी बात? थप्पड़ खाएगी? हाँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना उर्मिला। तेरे घर में कौन अपनी बेटी देगा? कैसे देगा? जिस तरह से तू सब पर रोब दिखाती है, हर बात में कहती है थप्पड़ खाएगी थप्पड़ खाएगी, कौन ही तेरे घर में अपनी बेटी देगा? ये सब सुनकर सबको यही लगता है कि तू बहुत बदमाश है। मोहल्ले की औरतें इसीलिए तुझसे और तेरे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहती। थप्पड़ खाएगी वो? मैं कौन सा उनसे रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ? मत रखे रिश्ता, मुझे भी नहीं रखना उनसे रिश्ता। अरे शांत शांत मेरी माँ, मैं तुझसे ये कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी ये आदत ना छोड़ दे। मुझे पता है तू अच्छी है, लेकिन सबको तो नहीं पता ना। बाकी अपने मोहल्ले वाले कम थोड़ी ना है भड़काने में। जो रिश्ता लेके आएगा उसके कान भर देंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं ये नहीं छोड़ सकती। तब तो फिर हो गया। ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ। इधर विक्की के लिए सब लड़के ढूंढने में परेशान रहते हैं। उधर अंकिता के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं। एक रोज अमर सुलोचना से कहता है, तुम्हारी बेटी के कारण कहीं भी उसका रिश्ता होना मुश्किल है। मैं बोल बोल कर थक गया कि उसकी आदत छुड़वा दो वरना मुश्किल होगी, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो। बेटी को और सिर पर चढ़ाओ। आप तो मुझे ही कहते हैं, मैं क्या करूँ? अब क्या इतनी बड़ी बेटी को मारूं? इतने में ही अंकिता अपने कॉलेज से आती है और सुलोचना की बात सुनकर कहती है, तो मार ना, कौन सा मार खाकर भी मेरी आदत छूट जाएगी? हाँ। सुलोचना अपना माथा पकड़ लेती है और चिल्लाती हुए कहती है, सुधर जा वरना जिंदगी भर कंवारी घर पर बैठी रहेगी। अंकिता मुस्कुराकर चली जाती है। इधर विक्की अपनी शादी ना हो पाने के कारण परेशान हो जाता है। एक रोज उसके स्कूल में रीयूनियन का फंक्शन होता है और वो कॉलेज जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जूनियर अंकिता से होती है, जिससे पहली मुलाकात में वो दिल दे बैठता है। अंकिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली नजर में मैं तो अपना दिल हार गया हूँ। अंकिता को भी विक्की पसंद आ जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा और उसके मुंह से उसका तकिया कलाम निकल गया तो विक्की भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा कर चली जाती है। कुछ तो कहो, मेरी धड़कन रुकी जा रही है। विक्की पूरी पार्टी भर अंकिता के आगे पीछे घूमता रहता है। तभी अंकिता की लड़ाई एक लड़की से हो जाती है और वो बोल पड़ती है, तो मार ना, हाथ तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे कोई छू सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तू तो गई, तूने मुझे छेड़ा है ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तो मार ना, मार तो। अंकिता और उस लड़की में बहुत लड़ाई होती है और अंकिता हर दूसरी बात पर तो मार ना कहती रहती है।
विकी को लगता है कि अंकिता ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉलेज से घर जाने के बाद विक्की बस अंकिता के ख्यालों में खोया रहता है और उसका नंबर जुगाड़ कर उसे मैसेज करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मार ना दे। अरे तुम मारे ना, मैं भी देखती हूँ। अरे तुम बस भाग चलो ना मेरे साथ। अरे तुम मारे ना, मैं तो यही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ भागने में कोई एतराज नहीं है। विक्की भागकर अंकिता से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। विक्की को लड़की के साथ देखकर उर्मिला के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एकता कहती है, बड़ी मुश्किल से देवरानी का मुंह देखने को नसीब हुआ है। देवरानी जी, ये कलश गिराकर घर में आ जाओ। थप्पड़ खाएगी, पहले बहू की आरती कर। एकता नई बहू की आरती करती है। अंकिता घर में आती है और सबके पैर छूती है। सबसे पहले वो एकता के पैर छूती है। ये देखकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है। थप्पड़ खाएगी, मेरे पैर छूने होंगे पहले, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो मारना, मुझे कौन सा पता होगा कि किसके पैर कब छूने। सब हंसने लगते हैं और सुषमा कहती है, लगता है बहू बहुत मजाकिया है। अंकिता की बात को सब मजाक में ले लेते हैं। अगले दिन अंकिता की पहली रसोई होती है। अंकिता सुबह नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली जाती है। अंकिता, अच्छे से खाना बना लेना, आज तुम्हारा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे। जी भाभी। अंकिता खाना बनाकर सबसे पहले एकता को परोसती है, फिर सबको देती है। ये देखकर उर्मिला अपनी आंखें लाल करके कहती है, थप्पड़ खाएगी, सास सबसे पहले होती है ना ससुराल में। अरे तुम मारो ना, भूल गई मैं कि आप मेरी सास हो। आप तो मुझे अपनी जेठानी जी जितनी यंग दिखती हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सास कौन है और कौन जेठानी है। थप्पड़ खाएगी बहू, तू भी ना कुछ भी बोल रही है, इतनी भी यंग नहीं दिखती मैं। तुम मारिए ना सासू माँ, एक भी झूठ का हो तो। हाँ। सब हंसने लगते हैं। अब खाना भी खाया जाए। मम्मी तो आज खुश हो गई, इतनी तारीफ जो हो गई है। इतनी जवान दिख रही है कि बहुएं भी उनके सामने फेल है। थप्पड़ खाएगा तू। सब खाना खाकर अंकिता के खाने की तारीफ करते हैं। अंकिता खाना तो बहुत मस्त बना है। देवर जी, अब तक कहाँ छुपा रखा था मेरी देवरानी को? अब तो मिल गई है ना। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने के साथ साथ रील्स भी बनाना। ये सही कहा, हमारे घर की बहुओं के जलवे भी तो लोगों को पता चले। थप्पड़ खाओगे, जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। आज शाम को अंकिता की मुंह दिखाई है। मोहल्ले की औरतों को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बहुएं कितनी सुंदर है। उन लोगों के मुंह पर मुझे थप्पड़ मारना है। अंकिता, तू शाम में तैयार हो जाना। उर्मिला सुषमा को फोन करके अपने घर बुला लेती है। आज तो पूरे मोहल्ले में आग लगी पड़ी है तेरे घर में बहू को देखकर। शाम में सबके मुंह देखने लायक होंगे। थप्पड़ खाएगी तू। मुंह देखने लायक नहीं होंगे, क्योंकि आने के बाद घर की सजावट और खाने देखकर उनकी आंखें फटी रह जाएगी। तब देखना कैसे चिपकेंगी ये औरतें मुझसे। शाम को मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और अंकिता भी तैयार होकर घूंघट में बैठ जाती है। औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक एक करके सब अंकिता की मुंह दिखाई करती है और थक कर अंकिता अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। ये देखकर उर्मिला सबके सामने उससे कहती है, थप्पड़ खाएगी, नीचे कर घूंघट। तो मारना, इतनी घुटन हो रही है इस घूंघट में। अंकिता की बात सुनकर सब औरत मुंह दबाकर हंसने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। बहू तो आती रंग दिखा रही है, सास को पलटकर जवाब दे रही है। बहुत गुरूर आ गया था ना उर्मिला को। हमें नीचे दिखाने बुलाया था और खुद की नाक कट गई। हमें क्या है, खाओ पियो और मजे लो दोनों सास बहू के। औरतों की बातें सुनकर उर्मिला का खून खौलने लगता है। अंकिता की मुंह दिखाई खत्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें चली जाती है। उर्मिला अंकिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। थप्पड़ खाएगी, अपनी सास को सबके सामने नीचा दिखाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सबके सामने कह रही है मारना। इतने में सुलोचना और अमर वहां जाते हैं और सुलोचना सारी बात बताती है। समधन जी, ये ना अंकिता का तकिया कलाम है। विकी, तुमने तो अंकिता से शादी करके हमें धन्य कर दिया। उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो विकी से कहती है, थप्पड़ खाएगा तू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कौन सा पता था कि सास बहू एक जैसे निकलेगी। सब हंसने लगते हैं। तब उमेश और एकता बोल पड़ते हैं, तो मारना, तो मारना। मीरा ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी संभालती है।
लेकिन अगर मीरा से कोई गलती हो जाती या वो कोई काम नहीं कर पाती तो उसकी सास राखी उसे बहुत बुरा भला कहती। एक दिन मीरा को ऑफिस के लिए देर हो रही है तो उसने खाना नहीं बनाया। तभी उसकी सास ने उससे कहा, बहू तो बन ठन के ऑफिस के लिए तैयार तो हो गई, मगर यह बता कि आज का खाना कौन बनाएगा? माँ जी, मुझे पहले ही ऑफिस के लिए देर हो गई है। अगर मैं खाना बनाने में लग गई ना तो मुझे और देर हो जाएगी। ठीक है, जा तो ऑफिस। रोज की तरह आज भी मैं बाहर से ही खाना मंगवा लूंगी। सॉरी माँ जी, लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गई ना तो मेरा सीनियर रंजीत मुझे बहुत बोलेगा। ये बोलकर मीरा ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है सामने उसका सीनियर रंजीत खड़ा होता है। मीरा, तुम आज भी लेट हो। नो सर, मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। सर वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे यहाँ रोककर 1 मिनट मेरा खराब कर दिया। मीरा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? सर आप खुद को समझते क्या हो? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मुझसे काम की बात कीजिए, सिर्फ काम की। मीरा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रंजीत सोचता है, मीरा, अब तो मैं तुमसे काम की ही बात करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब रंजीत मीरा को बहुत काम करने के लिए दे देता है। उसके टेबल पर फाइलों का ढेर लग जाता है। लेकिन मीरा को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सुबह की बहस के चलते रंजीत ने उसे ये काम करने के लिए दिया है। मीरा बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप काम करती रहती है और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो थक हार कर सोफे पर ही सो जाती है। मेरा बहू, मेरा बहू, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो? माँ जी, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। बहू तो सुबह भी कुछ काम करके नहीं गई थी और ऑफिस से आते ही सीधा सो गई। तूने तो सारे घर का काम मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैं सब्जी बना देती हूँ लेकिन रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मुझे सोने दो। राखी बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ जाने लगती है। अच्छी बहू मिली है मुझे। दिन भर बहू बाहर नौकरी करती हैं और मैं घर में नौकरी करती हूँ। फर्क इतना है कि मेरी बहू को काम के रुपए मिलते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। राखी सब्जी बनाने के साथ साथ रोटी भी बना लेती है। जब मीरा किचन में जाती है तो कहती है, माँ जी आपने रोटी भी बना दी? हाँ, बना दी। तुझसे 10 बार बोलती और आखिर में मुझे ही बनानी पड़ती, तो पहले ही बना ली मैंने। अब जा जाकर वीरन को बुला ला, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। मीरा अपने पति वीरेन को बुलाकर लाती है। तीनों खाना खाते हैं। तभी वीरेन अपनी पत्नी से कहता है, मीरा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन मेरा एक सीनियर है, रंजीत नाम है उसका, बहुत परेशान करता है मुझे। परेशान करता है मतलब? अगर तुम अपना काम ढंग से करोगी तो सीनियर हो या जूनियर, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जो काम मुझे दिया जाता है ना, उससे ज़्यादा काम करती हूँ। और आज तो पूरे ऑफिस का काम उसने मुझसे ही करवाया। वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। पहले तो उन्हें बाहर कॉफ़ी का ऑफ़र करेगा और अगर वो मना कर दे तो उसे इस तरह से टॉर्चर करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। अरे बहू, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? माँ, कैसी बात कर रही हो? नौकरी छोड़ देगी तो करेगी क्या? आपकी तरह घर का काम? वीरेन की बात सुनकर राखी और मीरा दोनों चुप हो जाती हैं। अगली सुबह मीरा सबके लिए नाश्ता बनाती है, पर जैसे ही राखी नाश्ता करती है वो अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये क्या है बहू, तू अपने ऑफिस के चक्कर में हमें खाना भी ढंग से नहीं खिलाती, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाया। माँ जी, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़राब नाश्ता बन गया और मुझे आज ऑफिस भी जल्दी जाना है, रंजीत ने बुलाया है। थोड़ी देर बाद मीरा ऑफिस चली जाती है और शाम को जब वो घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर राखी पूछने लगती है, बहू क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तेरी आंखें तो तेरे शब्दों का साथ नहीं देते। रुक, मैं अभी वीरेन को बुलाती हूँ। राखी वीरेन को बुलाती है। दोनों मिलकर मीरा से उसके रोने का कारण पूछते हैं। माँ जी, आज मेरे सीनियर रंजीत ने पूरे स्टाफ के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अरे ऐसे कैसे इंसल्ट की है? तुमने ज़रूर कोई गलती की होगी, अपना काम तरीके से नहीं किया होगा। वीरेन, शर्म कर ला कुछ।
मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू अपनी बीवी की गलती निकाले, बल्कि इसलिए बुलाया है कि ये मुझे तो कुछ बता नहीं रही, शायद तुझे कुछ बता दे। बहू, तू रोना बंद कर दे पहले और मुझे बता के बात क्या है। माँ जी, मेरा काम ऑफिस में क्लाइंट से डील करने का है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती भी हूँ। लेकिन मेरा सीनियर रंजीत मुझसे स्टाफ की सैलरी बनवाता है। एक स्टाफ मेंबर की सैलरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके सामने मेरी इंसल्ट की, जबकि ये काम मेरा था भी नहीं और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना उसने मुझे सुनाया। अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? ऑफिस में तो ये सब होता ही रहता है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? बेटा, तू पागल हो गया है क्या? अपनी पत्नी को हिम्मत देने की जगह तू उसे ही डांट रहा है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है बेटा, जो शायद तेरे अंदर बची ही नहीं। बहू, तो चल मेरे साथ, तेरे पति से कुछ ना होगा। राखी मीरा को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी मीरा उससे पूछती है, माँ जी आप इतनी सुबह क्यों तैयार हो गई? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मैं भी ऑफिस आऊँगी। ऑफिस क्यों माँ जी? आप ऑफिस क्यों आएंगी? तेरे सीनियर रंजीत को सबक सिखाने के लिए। मीरा राखी को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वो अपनी सास को पूरे स्टाफ से मिलवा ही रही थी। जब रंजीत की बारी आई तो राखी ने कहा, ये रंजीत है तुम्हारा सीनियर? जी माँ जी, यही है वो। जा रंजीत बेटा, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। क्या कहा आंटी जी आपने? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? मेरा तुमने बताया नहीं अपनी सास को कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कोई चाय वाला नहीं। रंजित के बच्चे, तूने मेरी बहू का समझ क्या रखा है कि तू उससे अपने फालतू के काम कराएगा तो वो करती रहेगी? मेरी बहू को अकेला मत समझ लियो। तूने क्या समझा था कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, जो तेरे मन में आएगा तू वही करेगा? पहले तो तू ऑफिस की लड़कियों को बाहर कॉफ़ी पर बुलाता है और मना कर देती है, तो तूने इस तरह से परेशान करता है जैसे मेरी बहू को कर रहा है। मीरा, किस आफत को उठा लाई तुम ऑफिस में? आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद मीरा के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगा। आज से नहीं बल्कि अभी से ऑफिस की सारी लड़कियाँ मेरी बहन जैसी है, लेकिन आगे कुछ मत बोलिए आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे माफ़ कर दूँ? मीरा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? मुझे अभी उनसे मिलना है। राखी मीरा के बॉस से मिलकर रंजीत की शिकायत कर देती है। बॉस रंजीत को नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद राखी मीरा को लेकर घर आती है और अपने बेटे वीरेन को चूड़ियाँ देते हुए कहती है, ये ले बेटा, पहन ले। ये क्या कर रही हो माँ? दिमाग ठीक तो है आपका? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन शायद तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तभी तो अपनी पत्नी की कोई तकलीफ तुझे दिखाई नहीं देती। जब तूने मीरा से शादी की थी तब तूने इसे वचन दिया था कि इसका सुख दुख तेरा है। लेकिन तुझे तो मीरा के दुख की कोई परवाह नहीं। जो काम आज मैंने किया है असल में वो तुझे करना चाहिए था। इस तरह राखी ने अपने बेटे को खूब सुनाया। मीरा को भी अब समझ में आ गया कि छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने वाली सास असल में दिल की बहुत अच्छी हैं। मीरा जो कई दिनों से नहीं कर पा रही थी, उसकी दबंग सास ने 1 घंटे में कर दिया। और ऐसी दबंग सास पाकर तो वो धन्य हो गई।